खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चार धाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज 7 जून को 75,104 श्रद्धालु चार धाम यात्रा की दर्शन कर चुके हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और श्रद्धालुओं की यात्रा चरम पर है और सरल, सुगम और बेहतर हो सके इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों पर चिंता व्यक्त की है। धामी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सचिव को समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं और हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात कही है। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड आने वाला हर श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा की शुरुआत को 1 महीना 7 दिन हुए हैं और अभी तक 23 लाख श्रद्धालुओं ने अलग अलग धामों के दर्शन किए। उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस पर यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है। अभी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की महत्वपूर्ण यात्रा रही। उन्होंने अग्रिम चौकियों का दौरा कर सैनिकों की हौसला अफजाई की और उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को व्यावसायिकता और सतर्कता के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। जनरल द्विवेदी ने ज्योतिर्मठ में आईबैक्स तराना 88.4 FM नामक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। ये स्टेशन स्थानीय अभिव्यक्ति, ज्ञान साझा करने और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। इसके प्रसारण में शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, मनोरंजन, रोजगार, आपदा तैयारी, पर्यटन, स्वास्थ्य और पारंपरिक कला जैसे विषय शामिल होंगे। अपने उद्घाटन पॉडकास्ट में जनरल द्विवेदी ने कहा कि आईबैक्स तराना सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि युवाओं की आवाज को बढ़ाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये समुदाय को एक साथ लाएगा, स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देगा और लोगों को उनकी संस्कृति से भी जोड़ेगा। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने चक्राता के नागथाथ में आयोजित हो रहे टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपनी मखमली आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये टूर्नामेंट जौनसार बावर संस्कृति पुनरुत्थान समिति के तत्वाधान में स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान की स्मृति में आयोजित किया जाता है।
जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस मौके पर जुबिन नौटियाल के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल भी मौजूद रहे। जुबिन ने अपने संबोधन में कहा कि मैं दुनिया में किसी भी मंच पर जाऊं, लेकिन जो अपनापन और आनंद अनुभूति अपनी मातृभूमि में मिलती है वो और कहीं भी नहीं मिलती। मैं सदैव अपनी मातृभूमि का ऋणी रहूंगा। और उन्होंने कहा कि जौनसार बावर की गीत, यहाँ की ऐतिहासिक परंपराएं मुझे हमेशा अपनी ओर खींच लाती हैं और जब मैं अपने लोगों के बीच में आता हूं तब मैं भाव विभोर हो जाता हूं। बताते चले कि इस मौके पर जुबिन के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने कहा कि मैं यहाँ पर इतना जनसैलाब देखकर भावुक हो गया हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है, मैंने यहाँ से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। लगता है कि जौनसार बावर के लिए अभी जौनसार बावर को और बहुत कदम आगे बढ़ना है, लेकिन जिस तरह से जौनसार बावर आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। लोगों का उत्साह देख करके, खिलाड़ियों का उत्साह देख करके, खिलाड़ियों का लेवल देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जौनसार बावर से कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाने के लिए मुझे लगता है लोग बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। गाने का मुझे सिर्फ इतना मैसेज है कि आज हमारे पहाड़, चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ हो, चाहे हिमाचल के पहाड़ हो, चाहे देश के कहीं भी पहाड़ हो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है पहाड़ों के साथ। खनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे लगता है उन चीजों को देते हुए वो गाने का एक इमोशन निकाला, जिसमें अपनी माँ से बात करते हुए बोलते हैं कि ईजा आपके ना होगा पहाड़। पलायन को सिर्फ विकास से रोका जा सकता है। पलायन होता है इसलिए जब लोग ये जो वॉलीबॉल और कबड्डी के ग्राउंड के बीच में लोग खड़े हैं अपने गांव छोड़ करके शहरों में जाते हैं। अगर उनको काम रोजगार गाँव में मिलने लगेगा तो मुझे लगता है पलायन अपने आप बंद हो जाएगा। मुझे लगता है स्वरोजगार एक ऐसी चीज है जिसपे पूरे पहाड़ को सोचना चाहिए। और श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगा। आज मैं जो भी हूँ अपने पिता के वजह से, अपनी माँ के वजह से। और मेरा मानना है कि जौनसार बावर की संस्कृति और जौनसार बावर से जो आज मुझे मोहब्बत है उसका श्रेय मेरे पिता को। यही कहूँगा कि मैं तो आज बहुत भावुक हो गया इतनी भीड़ देखकर। यहाँ नागनाथ में 6वीं, 7वीं, 8वीं में मैं पढ़ा हूँ और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मातृभूमि है, जन्मभूमि है और बहुत खुशी का मौसम है, माहौल है। यहाँ ये टूर्नामेंट कुछ सालों तक बंद रहा किसी वजह से, कोरोना की वजह से, और जैसे अभी अब फिर शुरू हम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का दिन। आपके सामने कुछ मांगे भी रखी गई है। मैं असल में किसी पद पर नहीं हूँ, मेरे पास कोई कोटा नहीं, मेरे पास कोई बजट नहीं, मेरे पास कोई निधि नहीं है, लेकिन दो पौड़ी में 3 दिनों से भूमियाल देवता कंडोलिया बाबा के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज भूमियाल देवता कंडोलिया का वार्षिक पूजन विधि विधान से मनाया गया। सुबह से ही बाबा कंडोलिया के दर्शनों को लेकर भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ रही है। भक्त बोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। जबकि बीती रात से ही यहाँ जागरण कर महिलाओं ने बाबा के जयकारों और भजन कीर्तन कर बाबा से सुख संपत्ति की मन्नत मांगी। जबकि आज सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तों के साथ ही राज्य के बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी बाबा के दर पर पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि बाबा की डोली कुमाऊं से कंडी में लाकर यहां स्थापित की गई थी, जिसके कारण मंदिर को कंडोलिया के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ सच्चे मन से पहुंचने वाले भक्त की मुराद बाबा कंडोलिया पूरी करते हैं और वार्षिक पूजा के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो आज किया गया है। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा ठाकुर का भोग ग्रहण किया। स्थानीय लोगों ने बाबा से पौड़ी का पलायन रोकने और यहाँ की चकाचौंध को वापस दिलाने की मन्नत की। वीडियो बाद में बनाना, आप पीछे आ जाओ इधर, वीडियो बनाने वाले। जो भूमियादेव कंडोलिया जी का मंदिर है, ये देवता है हमारे, इनका जो बहुत दूर तक एक ख्याति प्राप्त इनको कहा जा सकता है। और इस बार आप देख रहे होंगे कि पौड़ी पर्यटकों से और प्रवासियों से गुलजार हो रखा है। इस बार
एक नई सोच के साथ नगर पालिका परिषद ने इसको इसी भंडारे को जोड़ते हुए एक पौड़ी में जो महोत्सव 7 दिवसीय किया और उसको नाम दिया जाए कंडोलिया पौड़ी महोत्सव। उसमें तरह तरह के इवेंट रखे गए और बाहर से आमंत्रित कलाकारों द्वारा, नामी कलाकारों द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम करे गए। तो सारी चीज को ये 31 से शुरू हो चुका था और इसको 3 दिवस है जो भंडारा जिसके आयोजन करता भंडारा समिति जो हर साल इसका आयोजन करती है। श्री कंडोलिया देवता का जो ये मान्यता है यहाँ पर एक भूमि देवता, भूमियाल देवता के रूप में यहाँ पे है। उसी को इस पौड़ी नगर क्षेत्र के नगर हो या इसके क्षेत्र के ग्रामीण जो अभी ग्रामीण गांव है, काफी बड़ी संख्या में लोग वहाँ इसको भूमियाल देवता के रूप में पूजते हैं। उसी में ये वो भंडारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी ये 6, 7, 8 जून को यहाँ पे आयोजित किया गया और आज इसका समापन दिवस यहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो लोगों पे काफी जोश खरोश है, लोगों पे विश्वास भी है देवता पे कि उनकी कोई। उत्तराखंड सरकार ने स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे ये नीति राज्य में लागू हो गई है। इस नीति का उद्देश्य सड़क किनारे रहने वाले बच्चों और भीख मांगने वाले बच्चों को बेहतर जिंदगी प्रदान करना है। सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि अगर ये नीति बेहतर ढंग से धरातल पर उतरती है तो आने वाले समय में सड़कों के किनारे रहने वाले बच्चों के साथ ही भीख मांगने वाला एक भी बच्चा सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। इस पॉलिसी में सरकारी विभागों के साथ ही समाज के सभी हितधारकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। माननीय जो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति 2025 जारी की गई है। यह नीति अभी जून के अभी प्रथम सप्ताह में जारी की है। ये बेसिकली इस नीति में जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जोखिम श्रेणी के बच्चे, कमजोर श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी पहचान करना और कैसे पहचान की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने अब तक 250 किलोग्राम मांस को नष्ट करने की भी कार्रवाई केदारनाथ धाम के रास्ते में की है। मसूरी के मॉल रोड पर शाम को आपको बता दें कि चिकर चॉकलेट और चौक पर एक युवक ने नशे की हालत में उत्पात मचाया, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में काफी कठिनाइयां सामने आई। फिलहाल आपको बता दें कि कठिनाई हुई और यातायात व्यवस्था भी इसके चलते बाधित हुई है। स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई भी की है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बता दें कि एक नशेड़ी युवक द्वारा मॉल रोड पर एक दुकानदार के साथ उसकी किसी मामले को लेकर बहस हुई, जिस पर वह दुकानदार के साथ अभद्रता करने लगा, जिस पर दुकानदार और नशेड़ी के जमकर हाथापाई जो है वो हो गई। जिसके बाद नशेड़ी युवक ने मसूरी मॉल रोड पर अर्धनग्न होकर जमकर हंगामा किया। मसूरी पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। युवक द्वारा सूखे नशे का अत्यधिक सेवन किया गया है, जिस कारण उस पर नशे की हालत में ये अभद्रता उसने की है। देहरादून स्मार्ट सिटी की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। नगर निगम अब राजधानी की गलियों को सौर ऊर्जा से जगमगाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत लगभग 5500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे शहर की 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें और सौर ऊर्जा से संचालित हो सकेंगी। इस परियोजना के लिए एक कंपनी से नगर निगम के सामने प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर अधिकारी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। योजना के तहत निगम को 75 किलोवाट के करीब 70 प्लांट लगाने होंगे, ताकि केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ सभी को मिल सके। सबसे बड़ी चुनौती इन प्लांटों के लिए जगह तलाशने की है, लेकिन मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि निगम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि योजना न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि निगम की जमीनों का भी बेहतर उपयोग किया जाएगा। हम देहरादून को सौर ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्लांट के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर ली जाएगी और हम जल्द से जल्द इसे धरातल पर उतारेंगे। बिल्कुल, हम पहले से अपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू करना चाह रहे हैं और उसको देखेंगे। अगर वो हमें बहुत उससे अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं तो निश्चित तौर पे पूरे धरातल करके हम अपना बहुत सारा पैसा इससे बचा सकते हैं। और पर्यावरण
चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।